नमस्कार दोस्तों, मैं रण सिंह पवार और आप देख पा रहे हैं पीएमएफ न्यूज़। आज हम बातचीत करेंगे विशेष मेहमान जो हमारे हैं विवेक कुमार जी। आकाशवाणी हिसार में उद्घोषक के तौर पर काम कर रहे हैं और एसएलजी ग्रुप के अंदर 5-7 साल सेवाएं दी अपनी। इंडिया न्यूज़ हरियाणा, हरियाणा न्यूज़, तमाम तरह के चैनलों पे अपनी सेवाएं दे चुके हैं और आज प्रसार भारती के अभिन्न अंग दूरदर्शन और आकाशवाणी के अंदर भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। लेकिन दूरदर्शन कुछ दिन से जो है हिसार से स्थानांतरण चंडीगढ़ हो चुका है, तो वहाँ अपनी सेवाएं नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन आकाशवाणी हिसार के जो कार्यक्रम है हेलो हिसार आप सुनते हैं, तो उसमें आपको आवाज़ एक सुनने को जो आती है वो है विवेक कुमार जी की। विवेक कुमार जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी पवार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आज हम परिचर्चा करेंगे आपसे कि आपने जो शुरुआत की एज ए उद्घोषक और बहुत सारे चैनलों पे आपने सेवाएं दी, तो ये शुरुआत कब से? देखिए, ये कॉलेज के दौरान जब पढ़ाई कर रहे थे तो उस वक्त कभी कोई ये सपना नहीं था कि आकाशवाणी या मीडिया के क्षेत्र में जाना है। उस ज़माने में यही था कि ग्रेजुएशन में 2 विषय मेरे पास थे, विशेष रूप से इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी। और जो भूगोल है या ज्योग्राफी जिसे हम कहते हैं अंग्रेज़ी में, ये मेरा पसंदीदा विषय था और मैं इसी विषय के साथ आगे एमएससी करके एक लेक्चरर के तौर पर अपना एक ख्वाब देखता था, सपना देखता था। लेकिन जब बीए कर रहा था, ग्रेजुएशन कर रहा था, उसी दौरान तमाम कल्चरल एक्टिविटीज़ में, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में जो है सक्रियताएं रहती थी। शौक़ भी था इस फील्ड में। तो आकाशवाणी हिसार में ऑडिशन होने थे। ये बात साल 2005 के करीब की है। तो उस ज़माने में जब ऑडिशन होने थे तो मैंने वहाँ जाना शुरू किया और कविताएं लिखने का, कुछ लिखने का शौक़ शुरुआती दौर से था। तो वहाँ पर कुछ अपनी कविताएं लेकर मैं पहुँचा। तो राज वहाँ पर पराशर सर हुआ करते थे, जो प्रोग्रामिंग हेड थे। तो उन्होंने पहली बार मौका दिया और मुझे आज भी याद आता है कि पहली रिकॉर्डिंग जो ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी हिसार में हुई, मोहम्मद तलहा रहमानी रिकॉर्डिंग के तौर पर स्टूडियो में मौजूद थे और उन्होंने पहली रिकॉर्डिंग मेरी की। तो इस तरीके से एक औपचारिक तरीके से जो शुरुआत है वो वहाँ से होती है। और ऑडिशन मैंने क्वालिफाई किया 2006 में और 2007 से सक्रिय रूप से आकाशवाणी हिसार में उद्घोषक के तौर पर काम शुरू हुआ। तो प्रसार भारती के जो 2 अभिन्न अंग है, दूरदर्शन हिसार और आकाशवाणी, दूरदर्शन को स्थानांतरित कर दिया गया है। आकाशवाणी के अंदर आप लगातार हेलो हिसार के अंदर अपनी आवाज़ दे रहे हैं जी। और जहाँ तक हम समझते हैं कि आप वॉइस आर्टिस्ट भी हैं, क्योंकि वॉइस आर्टिस्ट ही रेडियो पे कामयाब हो पाते हैं जी। तो ये वॉइस आर्टिस्ट की क्या भूमिका रहती है और किस तरह से वो अपनी जो आवाज़ का दम है वो वहाँ पे दिखाते हैं? पवार साहब, ऐसा है कि देखिए, आवाज़ एक ऐसा माध्यम है जो हमें न केवल अपनी बात रखने का एक अवसर, एक मौका देता है, बल्कि आवाज़ें जो हैं लोगों को सुकून भी प्रदान करती हैं। जब से मीडिया की शुरुआत हम मानते हैं तो रेडियो जो है वो बहुत बड़े ज़माने से, बहुत समय से न केवल बड़े बड़े कलाकारों को इसने मौका दिया है, बल्कि ये आवाज़ें आकाशवाणी के माध्यम से फिल्मी दुनिया तक और दूसरे स्थानों तक भी पहुंची हैं। वॉइस आर्टिस्ट जो होता है वो अपनी आवाज़ के माध्यम से बातों को, भावनाओं को व्यक्त करता है जो कानों के माध्यम से लोगों के दिलों तक पहुँचें। ये कोशिश एक वॉइस आर्टिस्ट की रहती है। और रेडियो भी एक ऐसा माध्यम रहा है जहाँ पर अभी जैसे आपके इस चैनल पर हम लोग बैठे हुए हैं तो हमारे तमाम दर्शक आपको और हमें देख पा रहे हैं, लेकिन वहाँ वो हमें देख नहीं पाते हैं, वो सिर्फ हमारी आवाज़ों से हमें पहचानते हैं। तो वहाँ कला की बात और कलाकार की मेहनत थोड़ी बढ़ जाती है। उसे अपनी आवाज़ में मॉड्यूलेशन देनी है, अपनी आवाज़ से ही उसे दर्द और खुशियाँ झलकें, वो तमाम बातें स्क्रिप्ट के अनुसार जो है आवाज़ के माध्यम से ही हमारे तमाम श्रोताओं तक पहुंचाई जाती हैं।
तो आवाज़ की दुनिया कुछ इस तरीके से काम करती है। तो दोस्तों, बात करें आवाज़ की कि आवाज़ के माध्यम से ही पहचाने जाते हैं आकाशवाणी पे, रेडियो पे कि ये आवाज़ किसकी है। तो एक बार विवेक जी का मेरे पास कॉल आया किसी काम को लेकर के, और मेरे पास नंबर सेव नहीं था, तो बोला पहचानिए कौन। तो पहचानिए कौन, तो मैंने तुरंत कहा कि विवेक जी, क्योंकि आवाज़ मैंने सुनी हुई थी काफ़ी रेडियो पे भी और वैसे भी। तो मैंने कहा विवेक जी, तो बशर्ते कि आवाज़ से पहचाने जाते हैं। तो बात आज हम करें आपके दूरदर्शन हिसार की, जो आज स्थिति बढ़ी हुई है। पहले आपने प्रसार भारती के अभिनव दूरदर्शन में भी काम किया, अपनी सेवाएं दी, लेकिन आज दूरदर्शन को जो स्थानांतरित किया गया उसको लेकर क्या कहना चाहिए? देखिए पवार साहब, ये कहेंगे कि हरियाणा प्रदेश के लिए एक बड़ी विडंबना कही जा सकती है। दूरदर्शन हिसार की यदि बात की जाए तो ये दूरदर्शन हिसार नहीं है, ये दूरदर्शन हरियाणा कह सकते हैं हम, क्योंकि हमारे हरियाणा प्रदेश का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म, एकमात्र एक ऐसा मंच जिसने अनगिनत कलाकारों को दूरदर्शन ने मंच प्रदान किया। यहाँ से बहुत से रागनी के कलाकार, बहुत से दूसरे प्लेटफॉर्म के कलाकार यहाँ से निकलकर आगे तक पहुँचे हैं। और दूरदर्शन एक ऐसा माध्यम रहा है कि हिसार में गुरुजम्भेश्वर विज्ञान एवं तकनीकी विश्वविद्यालय है, जहाँ से हमारे बहुत से विद्यार्थी मास कम्युनिकेशन की डिग्री लेते हैं, जो पत्रकारिता की डिग्री कही जाती है। तो जो विद्यार्थी या जो युवा ये सपना देखता है कि किसी बड़े न्यूज़ चैनल में वो एज ए एंकर काम करे या फिर वो मीडिया हाउस में किसी तरीके से जुड़ना चाहता है, तो उसके लिए अभ्यास के लिए, ट्रेनिंग के लिए एक बहुत ही खूबसूरत माध्यम हिसार में था, जो अभी भी है। हालांकि स्थानांतरित कर दिया गया है, लेकिन हमारे बहुत से बंधु, हमारे बहुत से भाई वहाँ पर जो है धरने पर बहुत से कलाकार बैठे हुए हैं, ताकि जो है किसी तरीके से धरोहर को बचाया जा सके। 2002 में जो है इसकी स्थापना यहाँ होती है। चौधरी देवीलाल के नाम पर इसे स्थापित किया जाता है, उनके नाम को जीवित रखने के लिए। लेकिन पिछले लंबे समय से संघर्ष लगातार जारी है, लेकिन अभी तक कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। सिर्फ एक उम्मीद है कि दूरदर्शन यदि बचेगा तो हमारे युवाओं को, हमारे आने वाले बच्चों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला रहेगा, और ख़ासतौर से हरियाणा की कला और संस्कृति वो बची रहेगी इसके माध्यम से। तो दूरदर्शन की बात को लेकर के बहुत सारे दिनों से आंदोलनरत लोग मांग कर रहे हैं, हिसारवासी, और हिसारवासी ने हरियाणा के जगह जगह से समर्थन पार्टियों का भी, पॉलिटिकल पार्टियों का भी मिल रहा है। और पिछले दिनों जो है दूरदर्शन को लेकर के विधानसभा में भी एक नेताजी ने जो है सवाल उठाया था, लेकिन इसके बावजूद भी कोई सरकार जो है, अभी तक कोई सरकार की तरफ से पहल नहीं आई है कि इस पर बातचीत की जाए। ऐसा क्यों? देखिए, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, और कोशिश लगातार जारी है। और हमारे तमाम साथी और तमाम कलाकार लगातार लगभग 62 से 63 दिन हो चुके हैं, यानी 2 महीने से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, और ये विरोध प्रदर्शन, एक तरह से धरना लगातार जारी है। अलग अलग चरणों पर तमाम जो है राजनीतिक दलों से, तमाम सांसदों से मुलाकातों का दौर है, ज्ञापन देने की प्रक्रिया जारी है, लेकिन इसके बावजूद कुछ भी हासिल नहीं हुआ। यही आप कह भी रहे हैं, और लोगों के बीच में भी यही चर्चा है कि आखिर सरकार जो है वो इस मुद्दे पर किसी भी प्रकार से कोई बात क्यों नहीं कर रही है, और ना ही जो है इसे रोकने पर कोई चर्चा और परिचर्चा हो रही। दरअसल यहाँ समझ में ये आता है कि जो चर्चाएं हैं कि सरकार उन तमाम विभागों को बंद करना चाहती है, या फिर कहेंगे कि उन्हें जो है कहीं ना कहीं निजीकरण की ओर बढ़ाती है, जहाँ से उन्हें लगता है कि किसी प्रकार का कोई फ़ायदा या लाभ नहीं हो रहा है। जहाँ तक बात प्रसार भारती के दोनों अंगों की है, आकाशवाणी और दूरदर्शन, ये नो प्रॉफिट नो लॉस के नाम पर ही खोले गए थे, और एक तरह से कहेंगे कि सरकार का एक ऐसा उपक्रम है जो सरकार की बातों को, सरकारी योजनाओं को बड़े ही सटीक तरीके से आम पब्लिक तक, आम जनता तक पहुंचाता है, और इस पर विश्वसनीयता भी है। ऐसे में ये तमाम लोगों के समझ के परे है कि आखिर हरियाणा के एकमात्र केंद्र दूरदर्शन को क्यों बंद किया जा रहा है।
यहाँ तक कि जो है सूचना प्रसारण मंत्री जो हैं उनके बारे में ये भी हो रहा है कि भाई हिमाचल प्रदेश में एक नए दूरदर्शन केंद्र की शुरुआत की जा रही है और हरियाणा का एकमात्र ये बंद किया जा रहा है, जिसे चंडीगढ़ शिफ्ट कर दिया गया है। अब ये कहा भी जा रहा है कि भाई चंडीगढ़ राजधानी है तो वहाँ से तमाम चीज़ें प्रसारित होंगी जो पूरे प्रदेश के तौर पे भी होंगी और डीडी हरियाणा के नाम से ही वहाँ से होगा। लेकिन दरअसल बात यह है कि हरियाणा के वो जो तमाम कलाकार हैं वो 250 किलोमीटर दूर चंडीगढ़ तो जाकर के अपनी कला का प्रदर्शन नहीं कर सकते, उनके लिए बड़ा मुश्किल काम है। तो इसीलिए जो है बार बार यही हो रहा है कि भाई हिसार में ही रहने दिया जाए ताकि वो कला और संस्कृति को बचाया जा सके। ये रही दूरदर्शन को लेकर के बातचीत। आपने एसएलजी ग्रुप के अंदर अपनी 5-7 साल सेवाएं दी, इंडिया न्यूज़ हरियाणा पे, हरियाणा न्यूज़ पे, और खबरें अभी तक आपने सेवाएं दी है। तो जो आकाशवाणी का तालमेल और जो न्यूज़ चैनलों का तालमेल कैसे कर पाते हैं? देखिए बिल्कुल दोनों चीज़ें जुदा हो जाती हैं, क्योंकि एक जगह आवाज़ से कमाल करना है और एक जगह ख़ुद भी नज़र आना है, ख़बरों के माध्यम से जो है तमाम लोगों से मुलाकातें करनी है और तमाम मुद्दे और मसलों को उठाना है। बात मुद्दे की है तो हिसार में सिटी नेटवर्क लिमिटेड, माई सिटी के नाम से एक चैनल है जो लोकल केबल में है और मैं वहाँ बड़े लंबे समय तक रहा और एसएल ग्रुप सिटी नेटवर्क लिमिटेड का हिस्सा होते हुए लगभग 16 से 17 महीने मैंने एक शो किया जो हिसार में हमारे बहुत से ऐसे दर्शक हैं जो आज भी उस शो को याद करते हैं। उस कार्यक्रम का नाम था मुद्दे की बात, जो प्रत्येक दिन यानी प्रतिदिन रात को 9 बजे प्राइम टाइम पर आता था और इसमें मैं रोज़ाना एक मुद्दा जो हिसार शहर का होता था उसे उठाता था और उसका बहुत ही बड़ा असर भी कहीं न कहीं प्रशासन में नज़र आता था। इसके साथ ही एक मुलाकात और चाय पे चर्चा, इस तरह के कार्यक्रम आज भी हिसार के उन दर्शकों को याद आते हैं जो सिटी केबल के कार्यक्रम किसी ज़माने में देखा करते थे। ये बात 2016-17 की है, क्योंकि उसके बाद सिटी केबल के प्रोग्रामिंग सेक्शन को बंद कर दिया गया और फिर एक लंबे गैप के बाद अब दोबारा से शुरुआत की गई है। लेकिन इस सोशल मीडिया के इस दौर में जब तमाम चीज़ें छाई हुई हैं, उस वक्त केबल इंडस्ट्री में अपनी पहचान बना पाना, इतने बड़े गैप को भर पाना, ये बेहद मुश्किल काम है। पवार साहब, बात आपने की सोशल मीडिया। आज पहले जो सिटी केबल होता था हिसार में या और न्यूज़ चैनल होते थे उन पे ही खबरें देखने को मिलती थी। जो सोशल मीडिया का जब से दौर शुरू हुआ है, यूट्यूबर आए हैं, तो आज जो खबरें टीवी पे लोग देखते थे वो आज सिर्फ मोबाइल में देख पाते हैं, क्योंकि मोबाइल का ज़माना भी अभी कुछ ही समय पहले आया है। पहले छोटे मोबाइल होते थे नोकिया के और कुछ घरों में मोबाइल, कुछ घरों में फ़ोन होते थे लैंडलाइन, जिसमें अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार का कॉल आता था तो वो कॉल करते थे। लेकिन सोशल मीडिया जब से आया है तो जो खबरों का जो दौर है वो फास्ट हो चुका है, ऐसा मानते हैं? बिल्कुल सही बात है आपकी। और अब कहते हैं कि खबरें प्रत्येक हाथों में है। न्यू मीडिया हम इसे कहेंगे, मास कम्युनिकेशन और पत्रकारिता की भाषा में मीडिया एक नए चलन और एक नए कलेवर में नज़र आता है। पहले खबरों का इंतज़ार हमें करना होता था। जब अखबारों का दौर था तो उसमें ये होता था कि भाई आज की खबरें कल मॉर्निंग में पढ़ने को मिलेंगी। इसके बाद न्यूज़ चैनल्स में जो है 1992 में 1992 में एक बड़ा बूम आया, जो डॉक्टर सुभाष चंद्र राज्यसभा सांसद और ईजीएसएल ग्रुप के जो चेयरमैन हैं, उन्होंने बड़े संघर्ष के बाद केबल इंडस्ट्री को लेकर के वो हिंदुस्तान में आए और उसके बाद खबरों को देखने का सिलसिला टीवी के माध्यम से शुरू हुआ। लेकिन आज जो दौर है वो है सोशल मीडिया का, यानी कोई भी घटनाक्रम हुआ उसे आपने तुरंत फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और तमाम यूट्यूब के माध्यम से आप तुरंत लाइव कर देते हैं। लेकिन पवार साहब, ये जो दौर है ये खूबसूरत ज़रूर है खबरों के माध्यम से और लोगों तक खबरें बहुत तेज़ी से पहुंच रही हैं। ये कहेंगे कि एक बाढ़ आ गई है खबरों की। ये खबर भी हमारे काम की भी, नहीं काम की भी, बेकार की खबरें भी हमें इसके माध्यम से लगातार मिल रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये माने कि जन पत्रकारिता की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि लोगों के पास में जो कैमरा की जगह मोबाइल ने ले लिया, सब काम कर देता है। पहले कैमरा मोबाइल सिर्फ बात करने के काम आता था, आज ईमेल करना है या लैपटॉप का भी काम मोबाइल ने सारा ले लिया। नहीं, बिल्कुल, अब जन पत्रकारिता कह सकते हैं और ये दौर भी बहुत खूबसूरत है, ख़ास तौर से ऐसे दोस्तों के लिए, ऐसे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के लिए
जो सही मायने में तथ्यों को ध्यान में रखते हुए और अपने दायरों का ख्याल रखते हुए खबरों के लिए काम करते हैं। यहाँ पवार साहब ये बात नहीं होनी चाहिए कि हमें बहुत सारे व्यू लेने हैं तो उसमें फेक खबर और ख़बर को एक अलग तरीके से पेश करने का जो अंदाज़ है, कहीं ना कहीं उसमें सिर्फ व्यू यानी ज़्यादा से ज़्यादा हमें फॉलोअर मिले, ज़्यादा से ज़्यादा उस पर व्यूज़ आ जाएं, इसकी होड़ में खबरों के साथ अर्थ का अनर्थ नहीं होना चाहिए। मेन बात तो ये है, और ये सच्चाई भी है कि आज के दौर में जो लोग सोशल मीडिया पे सही तरीके से काम कर रहे हैं, एक विश्वसनीयता जिन्होंने कायम की है, वो आज भी बड़ी ही शिद्दत से देखे जा रहे हैं। इस बात का ख्याल रखने की बेहद ज़रूरत है। तो दोस्तों, हमारे साथ में जुड़े हुए थे विवेक कुमार जी, जो तमाम बातें हमने मीडिया, सोशल मीडिया और इनके दौर की बात की, जो इन्होंने शुरुआत इस क्षेत्र के अंदर टीवी और रेडियो के अंदर इन्होंने शुरुआत की थी। और एक मुद्दा हम आज बातचीत के अंदर दूरदर्शन हिसार का जो स्थानांतरण का था उसको भी लेकर के बातचीत की। तो तमाम बातें के लिए जुड़े रहने के लिए विवेक जी का और आप दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जी शुक्रिया। नमस्कार।